cineinc.com। नमस्कार, मेरा नाम अचला शर्मा है और रेडियो मंजिल पर आज मेरे साथ हैं हिंदी की जानी पहचानी मशहूर लेखिका मृदुला गर्ग। और मृदुला जी, आपका स्वागत है रेडियो मंजिल पर पहले तो। और आपको ये बता दूं कि मैं तो आपकी बहुत पुरानी फ़ैन हूँ। शुक्रिया। आपको याद है कि जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, बहुत साल हो गए इस बात को, और मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपकी एक कहानी पढ़ी है और तब से मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। और कहानी का शीर्षक था हरी बिंदी। हाँ। ज़माना हो गया इस बात का। ज़माना हो गया। उस बीच में आपके कितने कहानी संग्रह आए, आपके बहुत से उपन्यास आए, उसके हिस्से की धूप से लेकर चितकोबरा, अनित्य और फिर हिलचुल मन, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इतना बड़ा सम्मान। मैं तो आपसे कुछ दूसरी तरह की बातें करूँगी और उसमें पहला सवाल तो ये है, ऐसा बहुत कम देखने में आया है और मैं तो सिर्फ एक ही ऐसी फैमिली का नाम जानती हूँ, ब्रोंटे सिस्टर्स, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन लेखिकाएं एक ही परिवार से सामने आए। ये कैसे संभव हुआ? गड़बड़ रही होगी परिवार में। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे परिवार में आधे लोग पूरे पागल थे और सारे लोग आधे पागल थे। तो ये कुछ लीक से हटे हुए लोग थे हम सब हमारे परिवार में। यानी हमारी माँ कभी रसोई में नहीं गई थी, बच्चों से उन्हें बिल्कुल लगाव नहीं था, हालांकि उनके 6 बच्चे थे और हमें हमारे पिताजी ने पाला और एक बंगाली आया थी उसने। और हम उन्हें मम्मी कहते थे और कहते रहती थी कि क्या मामा करके पास आते रहते हो। ये कलकत्ता की बात है? नहीं, कलकत्ता में तो मैं सिर्फ पैदा हुई थी। 5 साल की उम्र में हम दिल्ली आ गए थे, तब से हम दिल्ली में ही थे। मगर मेरी माँ इतना ज़्यादा पढ़ती थी, मतलब साहित्य में उनकी बहुत ही रुचि थी। 3 भाषाओं में वह साहित्य पढ़ती थी, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू। मतलब वो अच्छी उर्दू जानती थी और उन्होंने वो उर्दू, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ लड़कों को पढ़ाते थे, तो उनके भाई को जब पढ़ाने मौलवी आता था तो वो पर्दे के पीछे छुप कर बैठती थी, तो वो भी सीखती थी। तो वो उर्दू पढ़ सकती थी, बोल सकती थी। और 16 बरस की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। मगर वो बहुत ही आज़ाद ख्याल औरत थी। फिटन खुद चलाकर स्कूल जाया करती थी। क्या बात है। और उनके पीछे तमाम लड़के उनका पीछा करते थे, क्योंकि बेहद खूबसूरत भी थी। तो उन पीछा करने वालों में एक मेरे चाचा थे। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि मुझ जैसे आदमी से तो कोई अपनी लड़की की शादी करेगा नहीं, तो आप कर लीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखभाल आया हूँ। तो ये कहानी थी। तो इस तरह की वो महिला थी और हम लोगों ने उनसे ये सीखा कि अपनी तरह जियो, अलग तरह से जियो और पढ़ो। तो हमने खूब पढ़ा और फिर हम सब साहित्य इतना पढ़ते थे। और एक ही हमारी ख़ास बात थी कि हमें कहानियाँ औरतों ने नहीं सुनाई, मर्दों ने सुनाई बचपन में। एक हमारे चाचा थे जो हमें बहुत ही खौफनाक किस्म की कहानियाँ, मतलब इसमें नानी दादी का कोई रोल नहीं था? नानी दादी हमारी मर चुकी थी। एक सौतेली दादी थी जिन्हें सिर्फ गज़ल गाने में दिलचस्पी थी। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो वो हमें गज़ल सुनाने में तो उनकी दिलचस्पी थी, बाकी किसी चीज़ में नहीं थी। तो एक हमारे फूफा थे, वो हमें रोज़ रामायण और महाभारत से कहानियाँ सुनाते थे। एक चाचा थे जो हमें भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाते थे और हमारे पिताजी हमें शेक्सपियर की सॉनेट्स सुनाते थे। तो ये तो समझ में आ गया कि कहानी लिखने की जो भूमिका बनी वो किस उम्र में कैसे बनी। बहुत बचपन में। और जाहिर है कि तीनों बहनें, खासकर मैं और मंजुल, मतलब मेरी बड़ी बहन और मैं उस दौर से गुज़रे। जो सबसे छोटी बहन है, उसका नाम अचला है, वो लिखती हैं। वो मुझसे 8 साल, मंजुल से 10 साल छोटी हैं। तो तब तक वो चाचा और फूफा का दौर गुजर चुका था। मगर हम तो थे, माँ तो थी, तो पिताजी भी थे और हम सब ने वही माहौल बनाए रखा। तो वो भी उसी में पली बढ़ी। बस फ़र्क ये है कि वो अंग्रेज़ी में लिखती हैं। मेरा और उनका नाम एक ही है। मृदुला जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में हमेशा से रही, पर उसका जवाब आपने इतनी खूबसूरती से इस जवाब में ही दे दिया, और वो ये थी कि आपकी कहानियों में, आपके उपन्यासों में हिंदी उर्दू बिल्कुल दो गहरी सहेलियों की तरह साथ साथ
चलती हैं, उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तो ये शायद ये वजह कि आपकी माँ का रुझान उर्दू की तरफ था। माँ का और पिताजी तो हिंदी जानते नहीं थे, उर्दू फ़ारसी जानते थे। फिर उन्होंने काफ़ी उम्र हो गई जब उनकी, तब हिंदी सीखी गांधी जी के चलते, और अब वो संस्कृत सीख रहे थे जब उनका निधन हुआ। अंग्रेज़ी हम नहीं मिलाते अपनी ज़ुबान में, तो पिताजी कहते थे कि एक ज़ुबान, दोनों ज़ुबानें आती हैं इसलिए मिलाकर बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर उर्दू हिंदी ये था कि मिलाकर ही बोली जाती थी, उसमें कोई ऐसा फ़र्क किया नहीं जाता था, हिंदुस्तानी ही बोली जाती थी। और फिर एक हमारे चाचा हमारे साथ रहते थे जो खालिस उर्दू बोलते थे, और उनको उर्दू ही आती थी, हिंदी उन्हें आती नहीं थी। मतलब जब उनकी शादी हुई तो वो अपनी बीवी को ख़त उर्दू में लिखते थे, जिन्हें उर्दू आती नहीं थी वो जवाब हिंदी में देती थी, जो ये पढ़ नहीं पाते थे। खूब है। तो तुम समझ ही गई होगी कि किस कदर पागलों का ख़ानदान था। तो उसमें मतलब हम सभी ने 32 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। सभी ने ये क्यों? पता नहीं कैसे हुआ, हम लोगों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब जाकर हमने लिखना शुरू किया। तो पता नहीं हमारे पतियों का योगदान था या किसी और बाहरी शख्स का। तो जब आपने लिखना शुरू किया 32 साल की उम्र में, जीवन के एक बहुत बड़े चरण से, फेज से गुजरने के बाद में, कि शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो क्या कोई संघर्ष था उसका सामना, कि कोई छापेगा नहीं छापेगा, कोई समस्या? बिल्कुल भी किसको नहीं। विश्वास दिलाएं कि हम अच्छा लिखते हैं? हम बतलाएं, वो और भी अजीब कहानी है। हमने पहली कहानी लिखी नीले रंग के कागज़ पर, जिस पर चिट्ठियाँ लिखते हैं, और हाथ हम बहुत ही ख़राब लिखाई हुई हमारी, उसी से लिखकर कमलेश्वर को भेज दी। अरे वाह। जो सारिका के संपादक थे। उनका जवाब आया कि ये कहानी तो अच्छी है, मैं छापूंगा भी, मगर ये कैसे पता चले कि अभी आप और लिखेंगी। तो उसके जवाब में मैंने 2 बरस में उन्हें 20 कहानियाँ भेजी। और सब छपी? नहीं, वो उनका कोई जवाब नहीं आया, हम भेजते गए। पर उसी ज़माने में एक सारिका में एक कहानी मैंने पढ़ी थी, हरिबंदी। हाँ, तो फिर उनका जवाब आया 2 साल बाद कि इसमें से 5 कहानियाँ मैं रख रहा हूँ, बाकी लौटा रहा हूँ, शायद आप उनको दोबारा देखना चाहें। मैंने कहा नहीं, वो 5 भी भेज दीजिए, मैं सबको दोबारा देखना चाहती हूँ। फिर उसमें से एक कहानी हरिबिंदी थी और एक कहानी लिली ऑफ द वैली थी। हाँ। फिर उसके बाद मेरी अन्य कहानियाँ, दूसरा चमत्कार, ये वो छपी सारिका में। मगर उस पहली कहानी के बाद धर्मयुग में मेरी कहानी छपी, डैफोडिल्स ऑन फायर। और फिर धर्मवीर भारती ने हमें लिखा कि तुम्हें किसी ने देखा नहीं, तो तुम बम्बई आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। मैंने एक कहानी पत्रिका को भेजी, मतलब मुझे कोई ख्याल ही नहीं था कि मेरी कहानी छपेगी नहीं। तो श्रीपति राय का पत्र आया कि अगर तुम इजाज़त दो तो हम इस कहानी को कहानी प्रतियोगिता में शामिल कर लें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कोई प्रतियोगिता। तो अब संपादक खुद कहे तो जाहिर है कि उसको आप मना कैसे करें? नहीं, और फिर उसको पहला इनाम भी मिलना ही था, समझो। तो उस पर बहुत चर्चा हुई। वो कौन सी कहानी थी? कितनी कह दें। हाँ, मैंने पढ़ी है। अच्छा, ये वो कहानी थी। तो उस पर बड़े पत्र वत्र आए, ये सब हुआ। तो तब तक मैं दिल्ली नहीं आई थी। उस कहानी की छपने के, नहीं, दिल्ली आती थी मगर किसी लेखक से नहीं मिली थी। तो दिल्ली में तो कहाँ रहती थी? मैं रहती थी कर्नाटक के एक कस्बे में, बागलकोट उसका नाम था, जो हुबली और बेलगाम के बीच में पड़ता था। वहाँ सीमेंट की फैक्ट्री थी। तो दिल्ली में तो खैर मेरा मैका था, तो दिल्ली में आती थी मगर किसी साहित्यकार से नहीं मिलती थी। तो श्रीपति जी ने कहा कि जब दिल्ली आओ तो बच्चों समेत मुझसे मिलो। तो खैर मैंने कहा बच्चों समेत तो वो क्या कहना चाहिए, आड़ है, तो बच्चों समेत तो मैं नहीं आई। मंजुल को लेकर मैं श्रीपति राय से मिली। इसके बाद और ये सिलसिला यूं चलता रहा। हाँ, फिर मैं 4 साल बागलकोट में रही। 1974 में मैं दिल्ली लौटी और तब मैं उसके हिस्से की धूप लिख रही थी, तो 1975 में वो छपा। अच्छा, इस बीच में इतने वर्षों में चूँकि आप की एक अलग, यूं तो सभी की अलग पहचान होती है, लेकिन आपकी एक लेखिका के रूप में, ख़ास तौर पे एक महिला लेखिका के रूप में एक बिल्कुल ही अलग पहचान है। वो आपके विचारों की वजह से, आपके सब्जेक्ट्स की वजह से और आपकी भाषा शैली की वजह से। और
आपने औरत की सेक्सुअलिटी को सबसे मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं सबसे पहले कहने वाली थी, फिर मैं रुक इसलिए गई, मैं सबसे पहले कह के रुक गई कि ऐसा तो नहीं कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। कृष्णा सोपती ने लिखा, जी लिखा, हाँ, मैंने उनके बाद लिखा, तो सबसे पहले नहीं कह सकते एक तरह से, मगर मेरा अभी भी सबसे पहले क्या, अब भी जो मैंने लिखा वो नहीं लिखा किसी लेखिका ने, उन्होंने स्त्री की सेक्सुअलिटी पर लिखा मगर पुरुष की तरह। जब आपने चितकोबरा लिखा है ये, हाँ, क्योंकि उसमें जो स्त्री ने पुरुष को देह बनाया और पति के साथ संभोग के समय वो सोच रही है, प्रेमी के बारे में नहीं सोच रही, कुछ बस अपना सोच रही है। तो ये जो चीज़ थी, इससे मेल ईगो उनका जो अहम था काफ़ी आहत हुआ, बहुत आहत था। इसलिए सारा किस्सा चला। फिर वो उन्होंने कहा अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली। पर ये नौबत क्यों आई, ये क्या हुआ? उपन्यास छपा, उपन्यास छप चुका था, 5 संस्करण हो चुके थे। फिर क्या हुआ? फिर वो किसी ने शिकायत की दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कि अश्लील है। हाँ, वो तो पहले भी सारिका वगैरह में चल चुका था। तो उस पर वो एक रात, शुक्रवार की रात, ये किस सन की बात है? 1985। अच्छा, 6 साल बाद, उसके छपने के 6 साल बाद। तब तक अनित्य छप चुका था। तो वो 2 पुलिस वाले, उसमें महिला पुलिस नहीं थी, वो तो मुझे अब से जाके याद आया, समझ में आया। मैं तो, मुझे कोई ख़ास वो मर्द लगे नहीं थे जो आए थे। तो उन्होंने आके कहा कि आपको गिरफ्तार, ये आपकी किताब है, उन्होंने चितकोबरा लाए थे। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपको गिरफ्तार करना है। और मैं घर में अकेली थी, तो मैंने सोचा कि इनसे कहा जाए कि नहीं कहा जाए। फिर मैंने कहा कहते हैं, देखते हैं। मैंने कहा मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। तो कहने लगा हम आपको कुछ कह तो नहीं रहे। मैंने कहा आइए आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं खाना बना रही हूँ। और मेरे बच्चे, 2 लड़के पिक्चर देखने गए, तो अभी वो लौटने वाले होंगे, तो सब्ज़ी जलने वाली है, अब बैठ जाइए जाके ड्राइंग रूम में। बैठ गए चुपचाप ड्राइंग रूम में। फिर मैं अपना सब्ज़ी पूरी पका के गई। मैंने कहा कहिए, ये बतलाइए गिरफ्तार कैसे करेंगे? तो वो कहने लगे आपको हवालात ले जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊँगी नहीं। देखने लगे एक दूसरे का मुंह। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, मुझे मालूम है कि अभी एक कानून बना है जहाँ पुलिस खुद बेल दे सकती है। कहते आपको मालूम है? मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। कहने लगी कि अच्छा आप किसी को बुला लीजिए जो बेल देने के लिए, मतलब होता है ना एक आदमी चाहिए बेल दे, तो हम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ। कहते नहीं एक और औरत को मत बुलाइए। डर गए। तो हमने फिर अपने मकान मालिक को नीचे से बुलाया। उतनी देर में उन्होंने हमें बतलाया कि एक जो उसमें थोड़ा जवान था, कहने लगा मैंने आपकी रचनाएं पढ़ी हैं, मैं आपका बहुत प्रशंसक हूँ और मैं बिल्कुल आपको गिरफ्तार करने नहीं आना चाहता था, मगर हमारा जो पुलिस सुपीरियर ऑफिसर था वो 1 साल से हमें कह रहा है कि किताब ला के दो। अच्छा, 1 साल से? मुझे उन्हें गिरफ्तार करना है। तो हम उसे किताब ही नहीं ला के देते थे, तो अब वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी से ले आया। मतलब तुम सोचो ज़रा इसका। तो वो तो बाकायदा गिरफ्तारी हो गई, वो मजाक नहीं था। वो वाकई ले गए आपको? नहीं मैं नहीं गई, वो तो मैंने कहा ना बेल वहीं दे दी, बेल वहीं दे दी, तो हवालात जाने की नौबत नहीं आई। तो आनंद बाहर गए हुए थे शहर से, वो लौटे तो अच्छा उस पुलिस वाले ने कहा जो ज़रा बड़ी उम्र का था कि वो मिस्टर गर्ग को भेज दीजिएगा, हम तरीका बतला देंगे। तो वो तो तरीका तुम समझ। तो मैंने कहा कैसे रफा दफा किया जाए। हाँ, मैंने कहा नहीं वो नहीं, हम अदालत में ही लड़ेंगे। तो उनसे तो हमने ये कह दिया। फिर हमने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि भाई क्या हो रहा है, आपने तो कहा था कि केस कुछ हुआ नहीं, विड्रॉ हो जाएगा। कहने लगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब ये सब जानबूझकर हो रहा था। तो अदालत में चला गया। तो मुकदमा चला? तो मुकदमा जिस दिन वो आना था अदालत में, उससे पहली रात हम फिर चीफ सेक्रेटरी से मिले, उससे पहले दिन मिले। तो उन्होंने, वो तो मज़ा ले रहे थे, वहाँ लीगल सेक्रेटरी पे बैठे थे। वो कहने लगे कि आप किसी वकील को जानती हैं? मैंने कहा हाँ जानती हूँ, LM सिंघवी को। ऐसे ही हम ये जानते थे कि वो हिंदी में बहस करते हैं। तो कहने लगे कि ओहो वो तो नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या करना है? कि अगर वो गवर्नर को, अब सिर्फ गवर्नर इस केस को विड्रॉ कर सकते हैं, तो अगर वो गवर्नर को अपना लीगल बयान, लीगल ओपिनियन दे दें, कानूनी राय दे दें, तब ये कुछ हो सकता है और गवर्नर इसको विड्रॉ कर लें। तो फिर मतलब उन्होंने कहा कि अनसोलिसिटेड
लीगल ओपिनियन, तो वो कभी नहीं देंगे भाई, बिना मांगे कोई अपनी कानूनी राय इतना बड़ा वकील क्यों देगा। मैं क्या दे देंगे। मैं भी एक अफलातूनी चीज़ हूँ। मैंने पेपर में देखा कि सिंघवी त्रिवेणी में सदारत कर रहे थे, किसी कोई फंक्शन था, तो मैं वहाँ गई और मैंने ऊपर बैठे थे, तो मैंने, और कमला जी हमेशा नीचे बैठती थी, मैं ऊपर गई तो सब लोग देख रहे हैं ऊपर कैसे जा रही। मैंने कहा कि जब आप ख़त्म हो जाए तो 1 मिनट बात कर लें मुझसे। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। तो उन्होंने जल्दी, बड़े भले आदमी थे वो। हाँ, जल्दी ही निपटा दिया। और नीचे बात हुई, मैंने उन्हें बतलाया तो भौचक, तो साथ में वो अजित कुमार आ गए। अच्छा। हाँ, तो कहने लगे कि नहीं ये केस होने दीजिए, इससे साहित्य का बहुत भला होगा। तो सिंघवी जी ने बड़ी गंभीरता से, संजीदा तौर पर कहा कि ऐसा है अजित जी, हम आप पर केस करवा देते क्योंकि अगर इन पर केस हुआ तो बिल्कुल तय है कि ये जेल चली जाए। मुझे तो मंटो के किस्से की याद आ रही है कि जब ठंडा गोश्त पर अश्लीलता का पाकिस्तान में लगा था वो। तो हमने, सिंघवी जी फिर हमें घर ले गए। उन दिनों वो मैनुअल टाइपराइटर पर टिप 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 टाइप। अच्छा, खुशकिस्मती से उन्होंने किताब पढ़ी हुई थी, चित कोबरा पढ़ा हुआ था, नहीं तो पहले वो पढ़ते। और फिर उन्होंने हमसे सारी वो जैनेन जी की राय और अभिमन्यु अनंत, इसमें बहुत कुछ आया था, वो सब मंगवाए और उन्होंने एक मसवदा तैयार किया कि ये जो कुछ उन्होंने उसमें लिखा, गवर्नर के नाम चिट्ठी, उसमें अपना लीगल, अपनी कानूनी राय दी और कहा ये चिट्ठी लेके आप चीफ सेक्रेटरी के पास अभी चले जाइए और अभी लीगल सेक्रेटरी गवर्नर के पास जाए। तो उन्होंने कहा था मैं इंतज़ार करूँगा। तो मैं गई। अच्छा, उस समय हमारे अजीब अजीब चीज़ें थी कि मेरे ससुर आईसीयू में थे और उनकी फिर डेथ हो गई। और मैं अपने सबसे छोटे देवर को, छोटा सा था वो, मैंने कहा मेरे साथ चलो। तो हम 11 बजे चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर पहुँचे। तो बैठे हुए थे, कहने लगे आज मैं नाना बन गया इसलिए मैं ऑफिस से देर से गया ही। तो मैंने कहा ये चिट्ठी है। तो बिल्कुल सख्ते में आ गए। तो उन्होंने बुलाया लीगल सेक्रेटरी, कहने लगा हैं आप ले आए उनका वो। तो फिर वो उस रात गवर्नर जगमोहन थे उस समय, उनके पास गए। उन्होंने सुबह 9 बजे इनको अदालत भेजा और वो केस विड्रॉ हो गया। आपको ऐसा नहीं लगा पल भर के लिए जब ये सब हो गया कि मुकदमेबाजी होगी? हाँ, तो तय एक होता ना, आई हैव अराइव्ड कि मैं अब इतनी बड़ी लेखिका हूँ कि देखिए मेरे खिलाफ मुकदमा दायर हो गया। जो जिस चीज़ से मुझे ये सब, तो मैं डरी वरी तो नहीं, मतलब जेल जाना होगा चले जाएंगे, क्या कर सकते हैं भाई। और जो बुरा लगा वो ये था कि पूरे साहित्य समाज में एक भी आदमी या औरत साथ नहीं, खड़ी ही नहीं हुई, किसी ने विरोध ही नहीं किया। जिसने किया, एक तो वो योगेश गुप्त थे, एक वीरेंद्र सक्सेना, एक मेरी बहन, और एक दिनेश द्विवेदी, वो पुनश्च पत्रिका निकालते थे। तो कोई बड़ा नाम नहीं था, बड़ा नाम था जैनेन्द्र। तो वो हुआ क्या था, जैनेन्द्र जी ने एक गोष्ठी में ये कहा था कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए आदमी शारीरिकता में नहीं रहता। इस जुमले को लेके द्रोणवीर कोहली ने सारिका में एक पूरा गोष्ठी की रपट लिखी। उसमें लिखा कि जैनेन्द्र जी ने ये कहा, शायद उनके मन में ये वाक्य रहे होंगे। उसमें उसने वो जुमले थोड़े से जो संभोग के थे दे दिए, खाली उनको छाप कर। ये तो जैनेन्द्र जी को बहुत आपत्तिजनक लगा होगा। हाँ, तो कन्हैया लाल नंदन उसके संपादक थे, तुम समझ सकती हो क्या हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि हम, उसके साथ उन्होंने सूर्यबाला का एक लंबा पत्र छापा जिसमें उसने कहा था मैंने किताब तो पढ़ी नहीं है, मगर इस अंश को पढ़ के मैं कह सकती हूँ कि वो अश्लील है किताब। तो उन्होंने, नंदन ने लिखा कि ऐसे ही और पत्र हम आमंत्रित करते, ऐसे ही। अच्छा। तो उसके बाद तो सैकड़ों की तादाद में पत्र आए, 1 साल तक ये चला। उसके बीच मेरा पत्र उन्होंने नहीं छापा, मंजुल का नहीं छापा, इन सब लोगों का नहीं छापा, जिन्होंने, और भी पाठक लोग थे जिन्होंने एक पक्ष में बोला था। इस बीच उन्होंने, ये मुझे पता नहीं था, इस बीच उन्होंने एक इंटरव्यू जैनेन्द्र का लिया और छापा नहीं। अब तो जैनेन्द्र जी पूरे युद्ध के मूड में आ गए। उन्होंने सब लोगों से वो मिले। मैंने भी सबको चिट्ठी लिखी थी, कोई असर नहीं हुआ था। ये जो इंदु जैन, अशोक जैन वगैरह वगैरह थे। अब उन्होंने कहा इसको निकालो, कन्हैया लाल नंदन को
चलिए ये किस्सा तो फिर डिसमिस करो। तो उन्होंने फिर कहा, बुलाया इसको, कहा उनका इंटरव्यू छापो। उन्होंने कहा नहीं इंटरव्यू नहीं छापो, मेरे पास दोबारा इंटरव्यू लेने आएगा आपका आदमी और मैं हर पन्ने पर दस्तखत करूँगा। तब उन्होंने और ज़ोरदार बनाया इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने जो जुमला कहा था वो मज़ेदार है। वो ये था कि अगर संपादक का सम निकाल दो तो क्या बचता है। बहुत अच्छा जुमला, अगर संपादक का सम निकाल दो तो क्या बचता है। तो बस फिर उसके बाद तो उन्होंने ख़त्म कर दी वो सारी बातचीत, सबका पत्र छापा, मेरा फिर भी नहीं छापा। तो ये तो एक ऐसा बन गया कि मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि मैंने चितकोबरा लिखा था, क्योंकि उसके साथ क्या कहते हैं उसको, कुख्याति जुड़ी हुई, अश्लीलता की, कुख्याति शब्द इस्तेमाल किया। जानकी प्रसाद शास्त्री जी जो थे यूपी के गवर्नर, ऐसे मतलब ये एक चीज़ बनी। ये तो बिल्कुल ऊपरी, जैसे ऊपर से थोपी हुई थी। अच्छा ये बताइए मृदुला जी, तब से लेकर अब तक आप स्त्री विमर्श में क्या परिवर्तन साहित्य के संदर्भ में पाती हैं? 1979 में मैंने लिखा था। 79 में, उसके बाद आया। तो 80 का दशक, 90 का दशक, 40 साल बीत गए। स्त्री विमर्श में कोई परिवर्तन आया इस बीच में, वो क्या है? कोई, देखो, स्त्री विमर्श जैसी कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। विमर्श बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अनुभव है, स्त्री अनुभव, अपने अनुभव को लेकर लिखती है, और थोड़ी बहुत चेतना जिसको कहते हैं आई है, नारी चेतना। नारी चेतना मतलब ये कि भाई हम स्त्री हैं तो कोई बात नहीं, हम भी इंसान हैं और हमारी भी इच्छाएं हैं और हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं और हम में काबिलियत भी है, ये बात हुई है। मगर विमर्श जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ। जो भी होता है उसे विमर्श कहते हैं। स्त्री छींके तो विमर्श। आप विमर्श को किस रूप में देखती हैं? मैं तो विमर्श को समझती हूँ कि स्त्री विमर्श तो खैर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट चीज़ है, स्त्रीवादी विमर्श उनका मतलब है। तो आप जैसे जब फेमिनिस्ट डिस्कोर्स हुआ तो उसमें सबसे बड़ी बात वहाँ ये रही कि क्रिश्चियन सोसाइटीज़ में जो ईश्वर होता है वो मर्द होता है। तो अपने यहाँ तो ये दिक्कत है नहीं, हमारे यहाँ ईश्वर मर्द अर्धनारीश्वर होता है, तो वो हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है, इसलिए हम उसको धर्म से नहीं जोड़ सकते। और हमारे यहाँ शुरू से संस्कृत साहित्य में स्त्री की सेक्सुअलिटी पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। बिल्कुल। तो हम वो भी नहीं कह सकते कि हम तो बेचारे किस्मत के मारे हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं। तो हम तो पश्चिम को देखकर ये रोना रोते हैं, या पश्चिम जब ब्रिटिश राज आया तब हमारे यहाँ ये सब दिक्कतें आई। उससे पहले तो कोई दिक्कत थी नहीं। मतलब हमारे यहाँ साहित्य में लिखा जाता था, खुलेपन से लिखा जाता था। कम से कम लोक साहित्य में तो बिल्कुल ही खुलापन था, और वैसे लिखित साहित्य में तो कई पुरुष की सेक्सुअलिटी पर भी खास नहीं लिखा जाता था। तो विमर्श को मैं ये मानती हूँ कि मैं अगर स्त्री की तरह ये प्रश्न उठाऊँ कि पुरुष की जो पूरी बनावट है उसमें गड़बड़ है ये मैं कहूँ, या मैं ये कहूँ कि स्त्री की जो ये, जैसे कि फ्रांस में उन्होंने कहा कि भाई जो वूम है इसको नकारो, तो ये तो हमारे यहाँ किसी ने कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा। हाँ, कभी नहीं कहा। नहीं तो पश्चिम की नकल तो करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, बहुतों ने की। जैसे कटकुलाब मेरा उपन्यास है तो उसमें एक असफल मातृत्व बार बार आता है, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये माँ क्या है भाई, माँ क्यों बनना चाहती हैं औरतें? तो भाई बनना चाहती हैं, आप क्या कर लेंगे? जो बनना चाहती हैं बनना चाहती हैं। हाँ, तो उसमें एक अमेरिकन औरत भी है, तो वो क्या है कि बनना चाहती है तो कोई रोक नहीं लग रही, मगर कभी मिसकैरेज हो जाता है, कभी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं तो वो बन नहीं पाती। और उसमें फिर एक पुरुष है जो अर्धनारीश्वर का रूप है, वो सबसे ज़्यादा बच्चा चाहता है, अपना बच्चा। तो वो चाहता है कि जो इंसान कभी बच्चे के पास बैठा नहीं, तो अपना वंशज बहुत चाहिए। अच्छा, उसका कहना ये है कि जो इंसान पुरुष हो या स्त्री कभी बीमार बच्चे के सिरहाने नहीं बैठा, वो जिया ही नहीं, क्योंकि निष्कलुष प्रेम आप सिर्फ बच्चे से करते हैं। ठीक बात। ऐसा प्रेम जो लौटाया जाता ही नहीं, वापस मिलता ही नहीं, मतलब वापसी में नहीं होता। तो ये उसमें है। तो क्या माँ लगा रखी है अभी उसमें। और फिर मैंने कहा है कि मातृत्व एक पोषक तत्व है जो दोनों में होता है, पुरुष और स्त्री में। क्योंकि आप देखिए कि नर्चरर्स तो महात्मा बुद्ध से लेके सब पुरुष रहे। तो ये जो बात है, तो ये मैं विमर्श मानती हूँ कि मैं कहूँ, मैंने कहा
कि मातृत्व एक ऐसी अकेली सामर्थ्य है कि आप एक दूसरे जीव को बिना किसी बाहरी मदद के जीवित रखते हैं 9 महीने गर्भाशय में और फिर दूध पिलाकर। ये कहीं और नहीं है, ये पशु में भी है, मनुष्य में भी है, मगर ये अकेली ऐसी सामर्थ्य है। और फिर इसकी वजह से लगाव होता है शिशु से, बिल्कुल, और फिर उसकी वजह से आपको आपका शोषण होता है, क्योंकि पुरुष जानता है कि आप शिशु को छोड़ के नहीं जाएंगे। और फिर ये हुआ कि जब पता लगा पुरुष को कि भाई ये बड़ी भारी सामर्थ्य है ये तो स्त्री में, तो उसने उसको एक तरह से ये किया कि ये सिर्फ विवाह उपरांत बच्चा पैदा हो तभी महिमा मंडित करें उसे। अगर विवाह से पहले होता है या विवाह से इतर होता है तो कलंकित करें। तो स्त्री ने खुद भी मान लिया। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती हुई कि अगर माँ बनना इतनी महत्व की चीज़ है तो माँ बनना महत्व की चीज़ है ना, कुछ और महत्व नहीं है, कोई किसी और का महत्व नहीं है। तो ये विमर्श है, चाहे मैं ये कहूँ चाहे ना कहूँ, अगर कहती हूँ तो ये विमर्श है। तो ये तो कोई ऐसे तो कोई कहता कराता नहीं, वो तो हर वक्त यही कहते हैं कि जी हमारा शोषण हो रहा है, बचपन में हमारे भाई को ज़्यादा तवज्जो दी गई और हमें पति ने ऐसे ऐसे सताया। वो समस्या अपनी जगह है हमारे, वो अपनी जगह एक समस्या है, वो विमर्श नहीं है, वो आपका अनुभव है, स्त्री का अनुभव है। और वो हमारे समाज में जो कुछ है सोच, उसकी वजह से आया है। वो उसका संघर्ष तो पिछले कई वर्षों से, सदियों से चल रहा है। लेकिन अब तो खैर काफ़ी बदलाव आया औरतों की सोच में भी। आपको ऐसा लगता है कि चितकोबरा के बाद आपकी समकालीन जो लेखिकाएं रहीं उनकी सोच में कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, कुछ की सोच में तो उसके बाद परिवर्तन नहीं, साथ साथ ही हुआ है। जैसे नासरा शर्मा है, वो पूरे बहुत राजनीति पर, समाज पर, धर्म पर, मज़हब पर जो भी बहुत लिखती हैं, मतलब प्रश्न भी उठाती हैं तरह तरह के। मगर बाकी लोग जो लिखते हैं वो सेक्सुअलिटी का जब जिक्र करते हैं तो उनका जो सारा वर्णन होता है वो उसी तरह होता है जैसे पुरुष करते हैं। जैसे मैत्रेयी पुष्पा है, वर्णन उनका होता है वो बिल्कुल उस तरह होता है जैसे पुरुष करता है। तो उनका कहना ये है कि हम भी पुरुष की तरह कर रहे हैं, मगर उसको मैं बहुत कोई क्या कहना चाहिए सेरिब्रल अप्रोच नहीं मानती। कृष्णा सोबती एक ऐसी लेखिका रही हैं जिन्होंने तरह तरह से, मतलब उनको बहुत ही देश से लगाव था, तो वो हम हर वक्त मरते दम तक वो पॉलिटिकल बातें करती थीं कि देश में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे सब। हाँ, वो बहुत सजग रहीं, राजनीति से उनका बहुत मतलब राजनीति को लेके बहुत सजग रहीं और उनका सोच भी, और जहाँ जहाँ विरोध का स्वर उठाने की जरूरत पड़ी उन्होंने उठाया। और औरत की तरह नहीं उठाया, कभी भी औरत की तरह नहीं उठाया, नागरिक की तरह उठाया। तो वो ही बात मैं कहती हूँ कि आप वो जब आड़ ले लेती हैं इसकी कि मैं औरत हूँ, तब मैं समझती हूँ कि गड़बड़ हो जाती है। और ज़्यादातर ये होता है कि जो लिख रहे हैं उसमें भी ये कि भाई ये हम औरतें, जैसे औरतों की भाषा होती है, स्त्री भाषा होती है। मैंने कहा स्त्री भाषा अलग होती है, तो इतनी स्त्रियों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक स्त्री लिख ले, ख़त्म। हर स्त्री दूसरी स्त्री से फ़र्क है, हर इंडिविजुअल की, हर लेखक की भाषा तो मतलब जब आप स्त्री की बात करते हो तब एक स्त्री दूसरी स्त्री से भिन्न है ना, यही स्त्रीवाद है कि कोई मुखौटा ऐसा नहीं है जो हर स्त्री पर चस्पा किया जाए, सवाल नहीं होता। हर स्त्री अलग है, अलहदा है। ये हमारा असल फेमिनिज्म है, स्त्रीवाद है। बिल्कुल। महिला लेखन और पुरुष लेखन के इस भेद को अलग करें तो आपके और जो समकालीन लेखक रहे उनमें से किसने आपको ज़्यादा प्रभावित किया? मनोज श्याम जोशी। खास वजह? मतलब उनके जैसा, एक तो बिल्कुल उनके जैसा कभी ना किसी ने लिखा ना लिखेगा, इतना उनका मौलिक लेखन। वो तो पत्रकार भी थे और लेखक भी थे। मतलब पत्रकार तो वो थे अलग, वो वैसे सोप ऑपेरा भी लिख लेते थे और वो 3 उपन्यास एक साथ लिखते थे, हर एक की भाषा अलग होती थी। उनकी जो भाषा अपनी बिल्कुल अलग, उस पर न किसी की छाया न किसी की नकल। और वो व्यंग का तो खैर व्यंग तो नहीं कहना चाहिए उसको, आयरनी, रसोक्ति कह सकते हैं। उस पर उनका अधिकार, भाषा पर उनका अधिकार, कथ्य पर उनका अधिकार, और वो पूरी तरह से परकाया प्रवेश करते थे कि वो बन जाते थे जिसके बारे में वो कह रहे हैं।
लोग हमजाद को समझते थे ये साला यही खराब है लेखक। मतलब इतना ज़्यादा वो उसके अंदर अपने को उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि उनकी कितनी छिछलेदार हो रही, मतलब वो दूसरा बन जाते थे। मैंने उन पर एक लेख लिखा था, वो जो खुद दूसरा था। वो जो खुद दूसरा था। हाँ, तो वो जो उनकी चीज़ थी ना, तो वही हमें लगता है कि आप किरदार में इस तरह से प्रवेश कर जाओ और आप उससे सीखो बाद में, और उसकी बोली ही बोलने लगो। जैसे मेरे एक उपन्यास में और मैं के लिए उन्होंने कहा कि भाई आपने उसको बहुत बुरा दिखाया, आप माधवी के साथ थी। मैंने कहा तो गनीमत है कि मैं उसके साथ थी। अगर मैं उसके साथ नहीं होती, मतलब वो मुझसे उसको मिला रहे थे ना कि माधवी मैं हूँ, और वो इतना ख़राब चरित्र मैंने उसका गढ़ा, तो वो मैं इस बात की परवाह नहीं कर रही थी कि वो उसमें मुझे देखेंगे, या जैसे अनित्य में मेरे पिता को देख रहे हैं, तो मैं पिता को से तो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त प्रेम था और मैं उनको बिल्कुल हीरो की तरह मानती थी, और उसमें बिल्कुल वो चरित्र जो है बिल्कुल अजीब किस्म का दुविधाग्रस्त चरित्र है और एक तरह से अवसरवादी, तो बिल्कुल अलग किस्म का चरित्र वो गढ़ा। तो पिता की जो सब जीवन की घटनाएं थी वो उसमें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कर पाने की हिम्मत मनोहर श्याम जोशी। फिर उनका तो लहजा जिसे तुम कहती हो लहजा ही अलग था। अच्छा, फारसी पर उनका अधिकार, मतलब संस्कृत पर उनका अधिकार, हिंदी पर, उर्दू पर, आंचलिक, और जिस महफिल में बैठ जाए उस महफिल पर उनका अधिकार। कुमाऊनी तो कुमाऊनी लिख लें, बंगला तो बंगला लिख लें जी। और मतलब उन्होंने जो वो कुरुकुरु स्वाहा में 3 पात्र गढ़े थे, एक मनोहर श्याम जोशी और एक जोशी जी, तो तीनों की अलग भाषा थी। मजाक बना रहे, अपना मजाक बनाए चले जा रहे, अपने पर हंसने की ताकत वो उनसे कुछ हद तक मेरी अपनी भी थी, मगर मैंने उनसे बहुत उसमें सीखा कि भाई हाँ ऐसा किया जा सकता है। मिलजुल मन में कहाँ आपकी अपनी जिंदगी, अपने अनुभव ख़त्म होते हैं और कहाँ से उपन्यास शुरू होता है? क्योंकि वो आपने अपनी बड़ी बहन के साथ बड़ा होने की जो प्रक्रिया रही, आपकी बड़े होने की प्रक्रिया पर केंद्रित किया है एक तरह से। कहाँ निजी जीवन और कहाँ उपन्यास? एक तो वो हमारे जीवन से बहुत पहले मतलब ख़त्म हो गया एक बिंदु पर आकर, और मैंने कहा कि बाकी का किस्सा फिर कभी, मगर वो किस्सा आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। दरअसल उसमें सभी पात्र, सभी किरदार मेरे देखे हुए हैं, मगर उनकी ज़िंदगी वैसे नहीं चली जैसे असल में चली थी। अच्छा। जैसे हम 6 भाई बहन हैं, उसमें हम 2 ही बहनें हैं, उन्हीं की ज़िंदगी है। जैसे उसमें एक मामा है, वो ऐसे ही थे, मगर उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, फला ढमका हुआ, वो सब उसमें नहीं है। हर किरदार को मैंने वहीं तक इस्तेमाल किया है जहाँ तक उसकी ज़रूरत थी। अब जैसे उसमें एक वो मानिक साहब करके जो वो असल हैं कि वो पाकिस्तान के नागरिक थे, यहाँ रहते थे। ये एक अलग रुख है विभाजन का, जिस पर लोग बात करने से कतराते हैं कि लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया। जो उद्योगपति थे, इस तरह के लोग थे, उन्होंने खूब इस्तेमाल किया, जमकर इस्तेमाल किया उसका। तो और वो सब एक तरह से आयरनी उसमें भी है बहुत ज़बरदस्त मिलजुल मन में। एक परिहास में वो सब चीज़ें कही गई, पर उसके बावजूद बहुत ही दिल को सिर्फ छूना नहीं, जैसे कि दिल में उतरने वाली कहानी ट्रैजिक है। उसका अंडरकरंट तो ट्रेजेडी है बिल्कुल। और जो आखिरी उसमें आके ख़त्म होता है, एक उसके बाद तो वो उपसंहार है कि मंच से उतरे, ज़मीन पर आए, तो उसमें वो जब जो बात कहती है कि किसी को कुछ पता नहीं चला, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा यही गल्प की खासियत है कि किसी को पता नहीं होता, पाठक को पता होता है। तो दरअसल तो वो इतना गड़बड़ है हमारा जीवन और कहानी कि ये नहीं कह सकते कि यहाँ ख़त्म हुई, यहाँ उपन्यास शुरू हुआ। और जैसे मोहरा का जो किरदार है, मैं तो उससे बहुत भिन्न हूँ, मगर वो घटनाएं सब असली हैं। और मैं एक ज़माना था जब मेहमान आते थे तो मैं छुप जाती थी, मैं इतनी ज़्यादा शर्मीली थी। तो फिर मैंने वो किस तरह से अपना व्यक्तित्व उसमें से निकाल के विकसित किया, वो बात की कहानी है। एक ज़माना था कि इतने सारे आलोचक आपके पैदा हो गए,
ढेरों साहित्य में भी, साहित्य से बाहर भी, राजनीति में, पुलिस में, अदालत में। और फिर ये वक्त आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ये कैसे हुआ? नहीं, वो देखिए अचला, एक बात कहूँगी, जैसे जो मेरा अनित्य उपन्यास था उसकी बहुत तारीफ हुई जब वो लिखा गया। धर्मवीर भारती ने कहा वर्ष का सबसे उम्दा कुरु स्वाहा, और ये 2 सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं। और एक इतनी मोटी फाइल है उस पर जो सारे समीक्षाएं निकली, हर बड़े आदमी ने बहुत अच्छा सिर्फ नामवर उसके खिलाफ थे। और क्यों खिलाफ थे वो भी मैं बतलाती हूँ, चाहे तुम्हारा लंबा खिंच रहा है। उन्होंने कहा कि अनित्य इतिहास की सेकेंड हैंड नॉलेज से, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, लिखा गया है। तो मैंने कहा नामवर जी, इतिहास की सभी को सेकेंड हैंड नॉलेज होती है, इसीलिए उसे इतिहास कहा जाता है। फर्स्ट हैंड नॉलेज सिर्फ अश्वत्थामा को थी। तो वो बहुत नाराज़ हो गए, और इस नाराज़गी की वजह से वो हर जगह मुझ पर थीसिस तक नहीं होने देते थे पीएचडी की, और हर अवार्ड को अनित्य का बार बार नाम आया, वो मिलने नहीं देते थे। कितने बरस उन्होंने मुझे कोई अवार्ड मिलने नहीं दिया। व्यास सम्मान मुझे मिला कठगुलाब के लिए, तो उसमें तो उनसे किसी ने पूछा ही नहीं, उनका कोई हाथ ही नहीं था, वो उन्हें कुछ समझते ही नहीं थे। उस वक्त बिशन टंडन थे वहाँ, तो वो मिला कठगुलाब को। और कठगुलाब का नाम था, वहाँ साहित्य अकेडमी अवार्ड उसे नहीं मिला, और फिर वो अलका सरावगी को मिला। और जो सबसे ख़राब बात हुई, इन्होंने ये प्रचारित किया कि अलका सरावगी से पहले किसी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर लिखा नहीं था। वो उनका वाया बाईपास, किसी स्त्री ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर लिखा नहीं था। ये तो सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। अनित्य लिखा गया था। आज ही मेरे पास अलका सरावगी का पत्र आया उसमें व्हाट्सएप पर कि बहुत शुक्र है मैंने अनित्य पहले पढ़ा नहीं था, कलिकथा वाया बाईपास लिखने से पहले, क्योंकि इसमें तो ये तो सब है, इसमें जो मेरे उपन्यास में है वो तो सब अनित्य में है। उसने बड़े बड़प्पन से मुझे लिखा है। तो ये इन्होंने प्रचारित किया और अनित्य को दबाया। यानी मेरे जब उपन्यासों की सूची जाती थी तो उसमें अनित्य का नाम नहीं होता था, उसमें नाम होता था उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा और कठगुलाब। एक और मेरा उपन्यास है मैं और मैं, उसका भी नाम नहीं होता, उसका भी नाम नहीं होता था। तो ये तो बड़ी भारी साजिश थी। और ये मुझे जब मिला तब नामवर, तब तक ये जो लेफ्टिस्ट, हालांकि शायद मैं इन सबसे ज़्यादा लेफ्टिस्ट हूँ, मार्क्सिस्ट तो हुई, तो वो उनका असर कम हो गया था, इसलिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। दूसरी बात ये थी कि ये लोग जो हैं ये सिद्ध करना चाहते हैं कभी कभी अवार्ड ऐसा दे के किसी को कि हम निष्पक्ष हैं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप उसकी हकदार रही हैं। हकदार तो मैं कभी से अरसे से रही हूँ। मतलब अब सब मुझे कहते हैं कि कठगुलाब को मिलना चाहिए था। मैंने कहा तो दिलवाया क्यों नहीं? मतलब मैं कम से कम कठगुलाब, अनित्य, कठगुलाब, इनमें से किसी को तो मिलना ही चाहिए था, मगर नहीं मिला। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, लोग कहते हैं कि मिलजुल मन के बजाय, मैंने कहा नहीं, मुझे तो मिलजुल मन पसंद है, खूब पसंद है। तो उसको मिला तो मैं बहुत खुश हुई। तो लोग पूछते हैं उसमें उर्दू क्यों है, अब पता नहीं क्यों है भाई, वो तो आपकी जबान है, आपके साथ चलती है। मंजुल ने तो मौलवी रखकर उर्दू सीखी थी, आ गई, मैंने नहीं बुलाया। बहुत खूब। मृदुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो आपकी बातें सुन के बहुत मज़ा आया और बरसों बाद आपसे बात कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारा अचला। SNEINC.com